हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी सेतु। मेरा नाम युवराज सिंह परिहार और आज हम बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जीएसटी पे लेके आने वाले हैं। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है सेक्शन 23, जिसमें बोलता है कि लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कौन कौन है जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए लायबल है। फिर हमने डिवाइड किया है सेक्शन 24, जो बोलता है कि कौन है जो लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। और है सेक्शन 25, जो बोलता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, किसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। तो हम देखते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 22। सेक्शन 22 बोलता है कि कौन कौन लायबल है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो देखते हैं सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 क्या कहता है। As per section 22 subsection 1 of CGST Act, every supplier shall be liable to be registered in the state or union territory other than special category states from where he makes supply of goods or services or both, if his aggregate turnover in a financial year exceeds ₹20 lakhs। नहीं समझ आया? मैं समझाता हूँ। ये क्या कहता है कि एवरी सप्लायर, हर सप्लायर जो किसी स्टेट से या यूनियन टेरिटरी से गुड सप्लाई कर रहे हैं, उनको उसी स्टेट से क्या करना पड़ेगा, उनको उसी स्टेट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर इफ़ हिज एग्रीगेट टर्नओवर, अगर उनका एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में क्या कर जाए, 20 लाख से एक्सीड कर जाए। मींस 20 लाख से ज़्यादा हो जाए अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर, तो उनको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसने बोला है इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, मतलब जिस पर्टिकुलर स्टेट से आप सप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट से आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मींस यहाँ पर तो एक बात क्लियर हो गई कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज नहीं है, हमको स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ओके। फिर बोला है अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। तो इसने स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए कुछ अलग ही डिफाइन किया हुआ है, हम वो देखते हैं। बाकी स्टेट्स के लिए अगर है 20 लाख से ज़्यादा एग्रीगेट टर्नओवर हो जाता है तो उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन से हैं? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड एंड जम्मू एंड कश्मीर। अब किसी के माइंड में कंफ्यूजन आना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट क्यों बोला है। स्टेट इसलिए क्योंकि वहाँ का खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है, वहाँ की खुद की स्टेट गवर्नमेंट है, इसलिए उसको जीएसटी एक्ट में स्टेट बोला गया है। फिर देखते हैं सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 कह रहा है कि इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट registration is required if his aggregate turnover in a financial year exceeds ₹10 lakhs। Okay, means other states को 20 lakhs की लिमिट है, बट स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के केस में अगर एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो क्या होगा, रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। बट इसी बीच गवर्नमेंट ने सेकंड प्रोविजो एक और एक्सप्लेनेशन दिया और बोला कि गवर्नमेंट में एट द रिक्वेस्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट and on the recommendation of council enhance the aggregate turnover referred to in the first proviso from 10 lakhs rupees to such amount not exceeding 20 lakhs rupees। मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि अगर कोई स्टेट, कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट रिक्वेस्ट करता है और काउंसिल रिकमेंड करता है कि उनकी एग्रीगेट टर्नओवर की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 10 lakhs की, वो इंक्रीज कर दी जाए, तो उनकी रिक्वेस्ट पे और काउंसिल की रिकमेंडेशन के बाद गवर्नमेंट चाहे तो उनकी एग्रीगेट टर्नओवर की थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्रीज कर सकती है। और हुआ क्या कि कुछ स्टेट्स ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया और काउंसिल के रिकमेंडेशन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी एग्रीगेट टर्नओवर की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो देखते हैं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा ने एक्सीड नहीं करने के लिए बोला,
तो उनका जो एग्रीगेट टर्नओवर की थ्रेशोल्ड लिमिट है वो स्टिल 10 लाख है, बट जो अदर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उनकी लिमिट क्या हो गई है, 20 लाख हो गई है। मीन्स अदर देन मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, बाकी जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उनकी लिमिट क्या है, 20 लाख है। अगर आप उस स्टेट में एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड कर जाता है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाएगा, और अदर स्टेट्स में तो 20 लाख है ही। आगे देखते हैं, तो देखते हैं एग्रीगेट टर्नओवर क्या है। एग्रीगेट टर्नओवर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखते हैं क्या इंक्लूड होता है उसमें। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, आप जो भी टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हैं, जो भी सप्लाईज टैक्सेबल है और सप्लाई कर रहे हैं आप, तो वो इंक्लूड किया जाएगा। बट द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय अ पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। रिवर्स चार्ज बेसिस मीन्स जहाँ रिसिपिएंट को क्या करना पड़ रहा है, टैक्स पे करना पड़ रहा है। सपोज कि किसी ने, सपोज राम ने मुझे गुड्स सप्लाई किया और उस केस में मैं रिसिपिएंट हूँ और मुझे टैक्स पे करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, तो जो सप्लाई मुझे हो रही है वो मेरा टर्नओवर नहीं है, इसलिए मैं उसको एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करूँगा। देन एग्जम्प्ट सप्लाईज, जो आप एग्जम्प्ट सप्लाईज कर रहे हैं वो भी इंक्लूड होगा। एक्सपोर्ट अगर आप कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज का तो वो भी इंक्लूड होगा एग्रीगेट टर्नओवर में। इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में गुड्स सप्लाई कर रहे हैं या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं तो वो भी इंक्लूड होगा। अब किसी के माइंड में कन्फ्यूज़न आना चाहिए कि मेरी एक कंपनी है जो मध्य प्रदेश में भी है एंड मेरी ही एक कंपनी है जो महाराष्ट्र में है, मैंने मध्य प्रदेश की अपनी कंपनी से सप्लाई किया अपनी महाराष्ट्र की कंपनी में, तो क्या ये एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा? हाँ, ये एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा। हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस मीन्स अगर कोई पर्सन है जिसका बिजनेस एमपी में भी है, जिसका बिजनेस महाराष्ट्र में भी है, जिसका बिजनेस पंजाब में भी है, और उसका परमानेंट तो ऑब्वियसली सेम होगा, तो तीनों स्टेट का हम टर्नओवर क्या करेंगे, हम एग्रीगेट करेंगे। मीन्स हम तीनों स्टेट का एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज देखेंगे, एग्जम्प्ट सप्लाईज देखेंगे, एक्सपोर्ट देखेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई देखेंगे, और हम उसको क्या करेंगे, एग्रीगेट देखेंगे। हम ऑल इंडिया बेसिस पे एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे। और हम क्या एक्सक्लूड करेंगे, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस। कोई अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं वो हम अपने टर्नओवर पे इंक्लूड नहीं करते हैं, हम उसको क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। फिर एक नोट है, देखते हैं, एग्रीगेट टर्नओवर इज डिफरेंट फ्रॉम टर्नओवर इन अ स्टेट। दोनों में डिफरेंस है, एग्रीगेट टर्नओवर में और टर्नओवर इन अ स्टेट। ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर हम एज अ होल हम पूरे इंडिया का देखते हैं, और टर्नओवर इन स्टेट में हमको नेम से समझ में आ रहा है कि हम किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का टर्नओवर देख रहे हैं। एग्रीगेट टर्नओवर इन अ स्टेट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन एज वेल एज एलिजिबिलिटी फॉर कंपोजिशन स्कीम। मीन्स एग्रीगेट टर्नओवर हम देखेंगे कि हम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लायबल हैं या कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। बट जब हम कंपोजिशन स्कीम के लिए टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो हम वो टर्नओवर इन अ स्टेट पे कैलकुलेट करेंगे। फिर द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज, एग्जेम्प्टेड गुड्स, सर्विसेज, इंटरस्टेट सप्लाईज बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन हैविंग द सेम पैन वुड एडेड टू एग्रीगेट टर्नओवर। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था पहले ही कि अगर सेम पर्सन की फैक्ट्री एमपी में भी है एंड महाराष्ट्र में भी है, एंड एमपी से एंड महाराष्ट्र में ट्रांसफ़र होती है गुड्स या सप्लाई होती है गुड्स या सर्विसेज की, तो उसको हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर में, क्योंकि वो पर्सन क्या है, डिस्टिंक्ट पर्सन है। फिर देखते हैं सेक्शन 23। सेक्शन 23 बोलता है नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कौन है जो लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए? तो एनी पर्सन इंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज और बोथ दैट आर नॉट टैक्सेबल और होली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। मीन्स अगर आप इंगेज्ड हैं एक्सक्लूसिवली इसकी सप्लाई में नॉन टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज की, या जो होली एग्जम्प्ट है गुड्स एंड सर्विसेज उसकी आप अगर सप्लाई कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की कम ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस केस में आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। देन अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं
बट उस केस में सिर्फ अगर आप इंडिविजुअल हैं या HUF हैं तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप प्रोड्यूसर कंपनी फॉर्म करके आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं लैंड पे, तो आपको GST रजिस्ट्रेशन लेना पड़ सकता है अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड करते हैं। बट हमको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन इशू करके एंड आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल किसी पर्सन को भी चाहे तो एग्जम्प्ट कर सकता है। तो गवर्नमेंट ने अंडर सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 एक नोटिफिकेशन इशू किया, और नोटिफिकेशन में क्या लिखा कि थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर दोज इंगेज्ड इन एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर आप एक्सक्लूसिव सप्लाई कर रहे हैं गुड्स की, आप सर्विसेज नहीं कर रहे हैं सप्लाई, सिर्फ आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में आपका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 20 लाख से क्या हो जाएगा, 40 लाख हो जाएगा। मीन्स आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर वो देखा जाएगा क्या, 40 lakhs. Except persons engaged in making intra-state supplies in a state of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Puducherry, Sikkim, Telangana, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड। बट यहाँ पर अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं और वहाँ भले ही आप एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं तो भी आपकी वहाँ लिमिट क्या रहेगी, 10 लाख से रहेगी। उस केस में आपकी लिमिट एनहेंस नहीं होगी। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर को इंक्लूड नहीं किया है, तो जम्मू एंड कश्मीर में अगर आप एक्सक्लूसिव सप्लाई करते हैं गुड्स की तो आपकी लिमिट 40 लाख हो जाएगी, थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख हो जाएगी। देन एक्सेप्ट पर्सन रिक्वायर्ड टू टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24। हम देखेंगे 24 में किसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना है। तो वो पर्सन के लिए ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं है, उसको तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ही। फिर है एक्सेप्ट सप्लायर ऑफ आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोको, पान मसाला, टोबैको एंड मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्सटीट्यूट। गवर्नमेंट को इन चीज़ों से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू होता है, तो गवर्नमेंट ने बोला इनको हम छूट नहीं दे सकते। इनके लिए जो लिमिट है वो क्या है, जो बाकी स्टेट्स के लिए है वही रहेगी। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स तो 10 लाख, अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स तो 20 लाख। फिर एक और नोटिफिकेशन इशू किया है गवर्नमेंट ने, नोटिफिकेशन नंबर 3 मैंने नीचे लिख दिया है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये नोटिफिकेशन क्या कहता है। फिर देखते हैं कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, किसको रजिस्ट्रेशन कराना तो पड़ेगा ही पड़ेगा चाहे जो हो जाए। तो सेक्शन 24 बोलता है पर्सन मेकिंग एन इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। अगर आप कोई गुड्स या सर्विसेज की जो टैक्सेबल है आप वो सप्लाई कर रहे हैं इंटर स्टेट, तो आपको कराना कंपल्सरी हो जाएगा। बट गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक एग्जाम्पशन दे दी कि आपका अगर 20 लाख के नीचे है एग्रीगेट टर्नओवर तो कराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जिन्होंने 10 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट ऑप्ट की है तो उस केस में अगर 10 लाख के नीचे है आपका एग्रीगेट टर्नओवर तो भी आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैं तो आपको वहाँ पर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फिर है पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू पे अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस, मीन्स जहाँ एज अ रेसिपिएंट आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी है। फिर है ई कॉमर्स ऑपरेटर, अगर आप ई कॉमर्स हैं ऑपरेटर हैं तो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, अगर कोई नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है और सप्लाई कर रहा है जो टैक्सेबल है तो उसको भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51, अगर किसी को अंडर सेक्शन 51 टैक्स डिडक्ट करना पड़ रहा है, TDS कट करना पड़ रहा है, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। पर्सन हु मेक्स टैक्सेबल सप्लाई वेदर एज एन एजेंट और अदरवाइज, मीन्स अगर कोई एजेंट क्या कर रहा है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स सप्लाई कर रहा है या सर्विसेज सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है तो उस केस में उसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी होगा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, एंड अगर कोई OIDAR सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, OIDAR सर्विस मीन्स ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल गूगल सर्वर है या अमेजोन सर्वर है, वो फॉरेन में है, कोई अदर कंट्रीज़ में है, और हम यहाँ से इंडिया से हम
वो सर्विसेज को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। उस सर्विसेज में जो डेटा स्टोर है हम उसको क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। और ये सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है एक्सेस करने के लिए, वो सर्विसेज क्या कहते हैं, OIDAR सर्विसेज। तो ये क्या होगा, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एंड सच अदर नोटिफाइड पर्सन। आई होप आपको सेक्शन 22, 23 एंड 24 क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए अगर कोई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने इशू किया, जिससे हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकें एंड बाकी लोगों को भी पता चल सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।